Hello students, welcome to our YouTube channel. Before start, please do subscribe, like, share, also hit the bell icon, never miss an update. Thank you. So इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. ओके स्टूडेंट्स, सो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है. हमने सबसे पहले पोस्टुलेट पढ़े थे, उसके बाद में हमने रेडियस डिराइव की थी, उसके बाद में हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था. उसके बाद में हमने स्टडी किया था और एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूजिंग बोहर्स थ्योरी. ओके, नाउ इसकी जो बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स थे, अब वो स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले इसकी जो लिमिट है वो क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजेनिक एटम. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो बोहर मॉडल है ये केवल हाइड्रोजेनिक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है. हाइड्रोजेनिक एटम जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम, या फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो वे एटम के लिए ही एप्लीकेबल होगा जिनमें केवल क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन होता है. अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन लिथियम के लिए जैसे सेकेंड एटम आता है, सेकेंड एटॉमिक नंबर किसका होता है? हीलियम का. तो हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हीलियम में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है. लेकिन ये तो केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है. सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर हीलियम. लेकिन हाँ, अगर आप हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो कि तो ये क्या बन जाएगा? हीलियम +1. अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, इसी तरीके से लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. लिथियम के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है. अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब क्या बन जाएगा? ये लिथियम +2. अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये एप्लीकेबल है. ओके स्टूडेंट्स, तो केवल ये हाइड्रोजेनिक एटम यानी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे एटम जो होते हैं केवल उनके लिए एप्लीकेबल होता है. बाकी जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उन एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, बोहर ने क्या बताया था? बोहर ने ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और वो ऑर्बिट की शेप कैसी होती है? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये बोहर ने बताया था. लेकिन आप इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो मान सकते थे भाई. इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो हम ले सकते थे. इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों नहीं ली गई थी? यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट की शेप भी तो हम मान सकते हैं कि भाई ऑर्बिट है वो इलिप्टिकली शेप वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. क्यों? क्योंकि जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड जो है इलिप्टिकली रिवॉल्व करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी इलिप्टिकली रिवॉल्व करता. तो इलिप्टिकली शेप क्यों नहीं ली गई? ओके, सर्कुलर ही शेप क्यों मानी गई ऑर्बिट की? द थर्ड लिमिटेशन इज, जब हमने एनर्जी का या रेडियस का फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं, जब बोहर में हमने ये रेडियस का और एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, तब हमने न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था. यानी फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं तो केवल इन दोनों के बीच के एट्रैक्शन फोर्स को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच के एट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कभी इंक्लूड नहीं किया गया ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त. ओके, सो इसको क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको नेग्लेक्ट किया गया. ओके, ये इंक्लूड नहीं किया गया था. ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन इज, जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में तो हमने स्टडी कर ली कि हाइड्रोजन के लिए 5 तरह की सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड. तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये आगे और स्प्लिट होती है. यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग और आगे होती है, यानी ये स्पेक्ट्रल लाइंस है ये और भी आगे स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. ओके, तो इनका एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल नहीं कर पाया था. ओके, सो अगर आप, जैसे ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक इफेक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट होता है स्टार्क इफेक्ट. बेसिकली ये इफेक्ट क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने से जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो स्प्लिट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटेशन है उसको हम स्टार्क इफेक्ट में स्टडी करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिट होता है वो जीमान ने बताया था, इसलिए जीमान इफेक्ट कहते हैं. ओके, सो जीमान और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. नाउ द नेक्स्ट limitation of Bohr atomic model is it does not explain the relative intensities of spectral line.
ये स्पेक्ट्रम लाइन की रिलेटिव इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने फ्रीक्वेंसी तो बता दी थी कि आप फ्रीक्वेंसी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 1/λ फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एक्सप्लेनेशन हमने स्टडी की थी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भाई यहाँ पर तो लेमड़ा है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा। तो यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा, सी अपॉन लेमड़ा। तो इज इक्वल टू सी इसको कैसे लिख सकते हैं, सी इंटू 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, बट यू कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्स की रिलेटिव इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।